मुंशी संजीवलाल, जिन्होंने स्वामा का घर भाड़े पर लिया था, बड़े विचारशील मनुष्य थे। पहले एक प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त थे, किंतु अपनी स्वतंत्र इच्छा के कारण अफसरों को प्रसन्न न रख सके। यहाँ तक कि उनकी रुष्टता से विवश होकर इस्तीफा दे दिया। नौकरी के समय में कुछ पूंजी एकत्र कर ली थी, इसलिए नौकरी छोड़ते ही वे ठेकेदारी की ओर प्रवृत्त हुए और उन्होंने परिश्रम द्वारा अल्पकाल में ही अच्छी संपत्ति बना ली थी। इस समय उनकी आय 400-500 मासिक से कम न थी। उन्होंने कुछ ऐसी अनुभवशालिनी बुद्धि पाई थी कि जिस कार्य में हाथ डालते उसमें लाभ छोड़ हानि न होती थी। मुंशी संजीवन लाल का कुटुंब बड़ा न था। संतानें तो ईश्वर ने कई थीं, पर इस समय माता पिता के नयनों की पुतली केवल एक पुत्री ही थी। उसका नाम व्रजरानी था। वही दंपति का जीवन आश्रय थी। प्रतापचंद और व्रजरानी में पहले ही दिन से मैत्री आरंभ हो गई। आधे घंटे में दोनों चिड़ियों की भांति चहकने लगे। विरजन ने अपनी गुड़िया, खिलौने और बाजे दिखाए। प्रताप ने अपनी किताबें, लेखनी, चित्र दिखाए। विरजन की माता सुशीला ने प्रतापचंद को गोद में ले लिया और प्यार किया। उस दिन से वह नित्य संध्या को आता और दोनों साथ साथ खेलते। ऐसा प्रतीत होता था कि दोनों भाई बहन हैं। सुशीला दोनों बालकों को गोद में बैठाती और प्यार करती। घंटों टकटकी लगाए दोनों बच्चों को देखा करती। विरजन भी कभी कभी प्रताप के घर जाती। विपत्ति की मारी स्वामा उसे देखकर अपना दुख भूल जाती, छाती से लगा लेती और उसकी भोली भाली बातें सुनकर अपना मन बहलाती। एक दिन मुंशी संजीवलाल बाहर से आए तो क्या देखते हैं कि प्रताप और विरजन दोनों दफ्तर में कुर्सियों पर बैठे हैं। प्रताप कोई पुस्तक पढ़ रहा है और विरजन ध्यान लगा के सुन रही है। दोनों ने ज्यों ही मुंशी जी को देखा, उठ खड़े हुए और विरजन तो दौड़कर पिता की गोद में जा बैठी और प्रताप सिर नीचा करके एक ओर खड़ा हो गया। कैसा गुणवान बालक था। आयु उसकी 8 वर्ष से अधिक न थी, परंतु लक्षण में भावी प्रतिभा झलक रही थी। दिव्य मुखड़ा, पतले पतले लाल लाल अधर, तीव्र चितवन, काले काले भ्रमर के समान बाल, उस पर स्वच्छ कपड़े। मुंशी जी ने कहा, यहाँ आओ प्रताप। प्रताप धीरे धीरे कुछ हिचकिचाता स्वच्छता समीप आया। मुंशी जी ने पितृवत प्रेम से उसे गोद में बैठा लिया और पूछा, तुम अभी कौन सी किताब पढ़ रहे थे? प्रताप बोलने ही को था कि विरजन बोल उठी, बाबा अच्छी अच्छी कहानियाँ थीं। क्यों बाबा, क्या पहले चिड़ियाँ भी हमारी भांति बोला करती थीं? मुंशी जी मुस्कुरा कर बोले, हाँ वे खूब बोलती थीं। अभी उनके मुंह से पूरी बात भी न निकलने पाई थी कि प्रताप, जिसका संकोच अब गायब हो चला था, बोला, नहीं विरजन, तुम्हें भुलाते हैं, ये कहानियाँ बनाई हुई हैं। मुंशी जी इस निर्भीकतापूर्ण खंडन पर खूब हंसे। अब तो प्रताप तोते की भांति चहकने लगा। स्कूल इतना बड़ा है कि नगर भर के लोग उसमें बैठ जाएं। दीवारें इतनी ऊंची हैं जैसे ताड़। बलदेव प्रसाद ने जो गेंद में हिट लगाई तो वह आकाश में चला गया। बड़े मास्टर साहब की मेज पर हरी हरी बनात बिछी हुई है, उस पर फूलों से भरे गिलास रखे हैं। गंगा जी का पानी नीला है, ऐसे जोर से बहता है कि बीच में पहाड़ भी हो तो बह जाए। वहाँ एक साधु बाबा हैं और रेल दौड़ती है सन सन, उनका इंजन बोलता है झक झक। इंजन में भाप होती है, उसी के जोर से गाड़ी चलती है। गाड़ी के साथ पेड़ भी दौड़ते हैं। इस भांति कितनी ही बातें प्रताप ने अपनी भोली भाली बोली में कही। विरजन चित्र की भांति चुपचाप बैठी सुन रही थी और रेल पर वह भी 2-3 बार सवार हुई थी, परंतु उसे आज तक यह ज्ञात न था कि उसे किसने बनाया और वह क्यों कर चलती है। 2 बार उसने गुरुजी से यह प्रश्न किया भी था कि, परंतु उन्होंने यही कहकर टाल दिया कि बच्चा ईश्वर की महिमा है,
कोई बड़ा भारी और बलवान घोड़ा है जो इतनी गाड़ियों को सन सन खींचे लिए जाता है। और जब प्रताप चुप हुआ तो विरजन ने पिता के गले में हाथ डालकर कहा, बाबा हम भी प्रताप की किताब पढ़ें। मुंशी जी बोले, अब बेटी तुम तो संस्कृत पढ़ती हो, यह तो भाषा है। और विरजन ने कहा, तो मैं भी भाषा ही पढ़ूंगी, इसमें कैसी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं। मेरी किताब में तो कोई भी कहानी नहीं। क्यों बाबा, पढ़ना किसे कहते हैं? मुंशी जी बंगले झांकने लगे। उन्होंने आज तक आप ही कभी ध्यान नहीं दिया था कि पढ़ना क्या वस्तु है। अभी वे माथा ही खुजला रहे थे कि प्रताप बोल उठा, मुझे पढ़ते देखा, उसी को पढ़ना कहते हैं। और विरजन, क्या मैं नहीं पढ़ती? मेरे पढ़ने को पढ़ना नहीं कहते। और विरजन सिद्धांत कौमुदी पढ़ रही थी। प्रताप ने कहा, तुम तोते की भांति रटती हो।